नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में कन्याकुमारी पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी में हैं और उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में कोट्टई भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे। कल सुबह तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद गृह मंत्री गुजरात रवाना होंगे और वहां शाम 4 बजे वो सोमनाथ मंदिर जाएंगे। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अब से थोड़ी देर बाद कन्याकुमारी पहुंचने वाले हैं, वो भगवती अम्मन मंदिर में ध्यान और प्रार्थना करेंगे। आप लोगन के समाज के हर परिचित का, काशी के हर बुजुर्ग का वोट करावे के है। आपके याद रखे को हो, पहले मतदान फिर जलपान। एक बार फिर मतदान पर्व के लिए काशी के हमारे परिवार के हमार ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में लोगों से कह दिया है कि पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन देश भर की आखिरी दौर के मतदान से पहले क्या है स्थिति, देश भर से हमारे संवाददाता और ब्यूरो चीफ्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक वाराणसी से हैं, रोहित कुमार सिंह पटना से हैं, अनुपम मिश्र कोलकाता से हैं और चंडीगढ़ से कमलजीत कौर संधू हमारे साथ जुड़ रही हैं। अभिषेक, सबसे पहले आप ही के पास मैं आना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री हर काशीवासी को कह रहे हैं पहले मतदान फिर जलपान, बीजेपी ने जो 10 लाख मार्जिन की बात कही है, क्या होगा? ये जो जीत की हैट्रिक की बात की जा रही है, कितना उत्साह है इस समय वोटरों में? देखिए गौरव, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की जो सीट है वो सबसे बीजेपी की सबसे ज्यादा सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है। पिछली बार 5.5 लाख का ये मार्जिन था और बीजेपी का दावा इस बार 10 लाख का है। हालांकि 5 लाख 6 लाख कहां तक इसकी मार्जिन जाती है ये देखना पड़ेगा। क्या बीजेपी सचमुच इस सीट को जीतती है, क्योंकि इस बार विपक्ष ने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हालांकि कई बार लड़ चुके हैं। लेकिन काशी का जो कनेक्ट है पीएम का वो दिखाई दे रहा है। जिस तरीके का आपका बयान उन्होंने काशी वासियों के लिए दिया, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए बकायदा पर्सनल लेटर लिखा है सबके नाम से। 1,43,000 और बीजेपी के कार्यकर्ता उसे हर फर्स्ट टाइम वोटर के पास पहुंचा रहे हैं। लेकिन सिर्फ वाराणसी नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री 2014, 2017, 19, 22 जो 4 चुनाव हुए हैं उसमें आखिरी दिनों में प्रधानमंत्री जरूर मोदी जरूर वाराणसी में होते हैं। लेकिन शायद ये उनका कॉन्फिडेंस है कि इस बार वो आखिरी 3-4 दिनों में वाराणसी में नहीं है, और लेकिन उनकी टीम जो बीजेपी की शीर्षस्थ टीम है वो यहाँ जरूर मौजूद है और मॉनिटर कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी लीड के साथ वो जीतें। अब कितने से जीतेंगे ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। अभिषेक, रहिए मेरे साथ। इस बार की लड़ाई थोड़े कांटे की है पूरे पूर्वांचल में, और मैं पूर्वांचल के ही प्रश्न पर आपके पास लौटूंगा भी। लेकिन काशी के बारे में यह कहा जाता है कि न केवल उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटें, बल्कि बिहार की सीटों को भी काशी का प्रभाव वहां रहता है। लेकिन रोहित, पटना से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बिहार पर इस बार सबकी निगाहें हैं। कई लोग कह रहे थे कि बिहार उन 4 राज्यों में से एक होगा जो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। पिछली बार एनडीए के पास 39 सीटें थी 40 में से। महिला फैक्टर इस समय बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। रोहित, महिला फैक्टर को किस तरह से देखा जाए, महिला वोटरों को? बिल्कुल गौरव, जो आप कह रहे हैं, महाराष्ट्र, बंगाल के साथ साथ बिहार एक ऐसा राज्य है, तीसरा राज्य, जो कि एक स्विंग स्टेट हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है। और शायद यही कारण है कि इसकी शुरुआत बीजेपी ने इसी साल के जनवरी महीने में की, जब नीतीश कुमार को महागठबंधन से अलग करके एनडीए में लाया गया था। क्योंकि ये बात शायद बीजेपी को भी एहसास था कि बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार और उनका जो वोट बैंक है वो अगर साथ रहता है तो वो एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन साबित हुआ है पूर्व में भी, और उसका फायदा मिल सकता है। और इसी कारण से नीतीश कुमार जो है वो आए हैं एनडीए में। और आप अब महिला वोटरों की बात कर रहे थे, तो देखिए महिला वोटर पिछले कई
चुनाव में हमने देखा है नीतीश कुमार के लिए साइलेंट वोटर्स के तौर पर काम करती रही हैं, और साइलेंट वोटर्स जो है महिला, वो नीतीश कुमार को जब वोट करती हैं तो फिर उसका फायदा जो है उस गठबंधन को मिलता है जिस गठबंधन में नीतीश कुमार होते हैं। बहरहाल इसी लिए अब जो है वो चुनाव जो है अब लगभग जो है समाप्ति पर है। 1 तारीख को चुनाव होना है, लेकिन काफी सारे मुद्दे भी रहे हैं गौरव। संविधान से बदलने से लेकर आरक्षण, फिर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही लालू प्रसाद ने। बीजेपी ने भी अपना जो है एजेंडा जो है वो सेट किया। तेजस्वी यादव बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ते रहे, लेकिन बीजेपी के लिए ये एक बहुत जबरदस्त यहाँ चुनौती है कि 39 सीटें उनको आ चुकी थी पिछले बार, इसको 40 आउट ऑफ 40 यानी कि 40 में से 40 का जो उनका एक टारगेट है उसको कैसे जीता जाए, उसको कैसे ये जो किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जी। 40 में 40 अगर बीजेपी या एनडीए का सपना है तो उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है तो वो तेजस्वी यादव है, क्योंकि बिहार की आरजेडी की या इंडिया गठबंधन की एक तरह से कहें तो कमान तेजस्वी यादव ने संभाल रखी है। 200 से ज्यादा रैलियां तेजस्वी यादव ने की हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं। इस पर क्या कहना है तेजस्वी यादव का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं, क्योंकि एक प्रश्न यह भी उठता है कि वहां बहुत मटन मछली की बात हो रही है तेजस्वी यादव की, कौन खाएगा ये मटन मछली। लेकिन पहले सुनिए क्या कहना है तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री के ध्यान पर, सुनिए। मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं और हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जब ध्यान करें कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का क्या काम है, ध्यान में बाधाएं आएंगी, लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे।